ध्रुव के हाथ से निकलकर एक बहुत ही तेज शक्ति सीधे लारा के सीने पर जाकर लगी, जिससे उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। उस चीख के साथ ही ढेर सारा खून भी बाहर आते हुए लारा के मुंह पर दिखाई देने लगा। वहीं लारा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसके हाथ अचानक से ढीले होते हुए जमीन पर गिर गए। इसके अगले ही पल उस मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी की नजरें लारा के शरीर पर गड़ी हुई थी और अंबर दल के सारे मेंबर्स इस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है कि लारा ज़यान अंबर दल की जवान पीढ़ी की सबसे ताकतवर योद्धा थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना शक्तियों का बवंडर तैयार कर लिया था, जिसके बाद वो एकलव्य बन गई थी। फिर महज 3 सालों के अंदर उसने दक्ष रैंक भी हासिल कर लिया और 18 से 19 साल की उम्र में वो एक महादक्ष बन गई थी। इतनी कम उम्र में महादक्ष रैंक हासिल करना वैसे तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, इसलिए लोगों को नहीं पता था कि ऐसी चीज मुमकिन भी थी या नहीं, लेकिन लारा ने कर दिखाया था। और वैसे तो ये कोई नहीं कह सकता था कि अंबर दल के इतिहास में ऐसी ट्रेनिंग की रफ्तार किसी और की नहीं थी, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं था कि लारा की रफ्तार सबसे तेज रफ्तारों में से एक तो थी। इसके बावजूद अंबर दल की होने वाली लीडर जो इतनी ज्यादा काबिल और ताकतवर थी कि लोग दिल से उसकी इज्जत किया करते थे, फिलहाल उस लड़के से हार गई थी, जिसे शौर्य दल का जीरो बुलाया जाता था। इस वजह से दल के सभी मेंबर्स जो लारा को किसी बहुत ही ताकतवर योद्धा की तरह मानते थे, अचानक से गम में डूबते हुए खुद को हारा महसूस करने लगे। लेकिन इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो लारा की ट्रेनिंग का ख्याल अपने दिमाग से हटाते हुए ध्रुव की ट्रेनिंग की रफ्तार के बारे में सोचने लगे, और इस बारे में सोचकर उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ दिखाई देने लगा। इस वक्त मैदान में मौजूद बहुत से लोग जानते थे कि ध्रुव 3 साल पहले एक दक्ष तक नहीं था, लेकिन आज महज 3 साल बाद वो लारा के बराबर ताकतवर हो गया था और उसने महादक्ष रैंक हासिल कर लिया था। इसलिए अगर कोई ये मानता था कि लारा की ट्रेनिंग की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, फिर तो ध्रुव की रफ्तार के बारे में सोचकर वो लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है कि ध्रुव ने इन 3 सालों में एकलव्य रैंक, दक्ष रैंक, यहाँ तक कि महादक्ष रैंक तक हासिल कर ली थी। और तो और ध्रुव के चेहरे की शांति और उसकी समझदारी को देखकर बहुत से लोगों को उसकी असली उम्र का भी अंदाजा तक नहीं लग पा रहा था। और तो और बहुत से लोग ऐसे थे जो ज्यादातर उसकी उम्र तक पहुंचकर एकलव्य रैंक हासिल किया करते थे, लेकिन ये शौर्य दल का जीरो अब अपने ताकतवर बनने के सफर में काफी आगे आ चुका था। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ध्रुव के दिमाग के हिसाब से ये तो बस उसकी शुरुआत ही थी। वहीं इस वक्त अंबर दल के बुजुर्ग भी इस बात से काफी हैरान हो रखे थे कि हजारों साल पहले जिन ताकतवर लोगों ने इकट्ठा होकर अंबर दल की शुरुआत की थी, वो ताकतवर लोग इस उम्र तक महादक्ष बन चुके थे। और ऐसे लोगों के बारे में सोचकर बुजुर्गों के मुंह खुले के खुले रह गए और उनके माथे पर पसीना आने लगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ध्रुव की इस रफ्तार के पीछे आचार्य विदुर का हाथ था। मगर गौर करने वाली बात यह थी कि अगर आचार्य ने ध्रुव की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हो सकता था कि शायद ध्रुव इस रैंक पर और पहले पहुंच जाता। लेकिन एक बात यह भी थी कि अगर ध्रुव को आचार्य विदुर का साथ नहीं मिलता तो ना जाने वो इतना लंबा सफर तय करके मैसेडोरिया के एक नालायक लड़के से बदलकर इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए शायद लोग सही कहते हैं कि हार में ही एक जीत छिपी होती है। दूसरी ओर पेड़ के पास खड़े इंद्रवदन के चेहरे पर खौफ के साथ साथ एक मायूसी भी दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपने शरीर को पेड़ से टिकाते हुए एक गहरी सांस ली। वो इस बात का लगातार अफसोस मना रहा था कि जो चीज इतनी अच्छी थी वो आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी, जहां पहुंचकर उसने एक बेहतरीन दामाद खो दिया था। और ये दामाद ऐसा ताकतवर योद्धा और काबिल हकीम था जिसे देखकर साम्राज्य के सारे लोग जलन के मारे लाल हो जाते। लेकिन फिलहाल तो इंद्रवदन उसे खो चुका था, इसलिए वो आंख भरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। वहीं उसके पास ही खड़े जोरावर और बाकी लोग भी एक दूसरे को देखकर अपना सिर हिलाते रहे कि इंद्रवदन ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जाहिर सी बात है कि ध्रुव की ताकत देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे, और उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि ध्रुव ने अकेले ट्रेन करते हुए लारा को हरा दिया, जो अंबर दल की लीडर की शागिर्द थी। इतने में थोड़ी दूरी पर खड़े हकीम ज़ारांत ने आंख भरते हुए कहा, अद्भुत है ये लड़का और काबिल तारीफ है इसकी ताकत। वैसे तो शक्तियों से बचने के लिए ध्रुव के पास उड़ने वाली तकनीक का फायदा था, लेकिन कोई भी तजुर्बेदार इंसान ये देख सकता था कि ऐसे मुकाबले के लिए ध्रुव ने अपना खून पसीना बहाते हुए खुद को ट्रेन किया था। इसके साथ ही उसने इस दुनिया के बहुत से खतरों का सामना करके जिंदगी और मौत की लड़ाइयां भी लड़ी थी, जिस वजह से वो लारा को इस तरह से हरा पाया था। क्योंकि लारा की चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना रही हो, उसे कभी जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी थी। वहीं हकीम ज़ारांत से इत्तेफाक रखते हुए उनके बगल में खड़े मेघावत ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़का सच में कुछ अलग ही चीज है। वक्त के साथ साथ ये जरूर एक दिन एक महान योद्धा बन जाएगा। इस तरह की तारीफ मेघावत ने ना जाने कितने सालों में पहली बार किसी जवान लड़के के लिए की थी। दूसरी ओर युगराल ने आसमान में देखकर एक राहत की सांस ली, लेकिन इसके तुरंत बाद अचानक से उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी, क्योंकि वो जानता था कि ध्रुव के यहाँ आने का सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब आना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ध्रुव को अंबर दल के बुजुर्गों का सामना करना था, जिनकी आंखों के सामने ध्रुव ने दल की अगली लीडर को मुकाबले में हरा दिया था।
यही सोचते हुए युगराल ने अपनी नजरें पत्थर से बनी कुर्सियों पर बैठे अंबर दल के बुजुर्गों की तरफ की। तभी उसे दिखा कि बीच में बैठे बुजुर्ग ओलाफ के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी नाराजगी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। इतने में अचानक युगराल ने धीरे धीरे अपने हाथों पर ठंडी शक्तियां इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उसे अंदाजा लग गया था कि कुछ ही पलों में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होने वाली थी। दूसरी ओर हकीम ओलाफ ने जोर से अपना हाथ अपनी कुर्सी पर मारते हुए कहा, इस लड़के की इतनी हिम्मत। उसकी आवाज में इस वक्त एक अजीब सा गुस्सा था, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुव उसकी बात ना मानकर अंबर दल की ऐसी बेइज्जती कर देगा। तभी अचानक से दल के एक बुजुर्ग ने ओलाफ से सवाल किया, बुजुर्ग ओलाफ, अब हम लोग क्या करें? लारा तो ये मुकाबला हार गई। ये सवाल सुनते ही ओलाफ के चेहरे पर और ज्यादा गुस्सा इकट्ठा होने लगा। जाहिर सी बात है कि लारा जयान अंबर दल की होने वाली लीडर थी, और अब जो कि वो मुकाबला हार गई थी तो इससे जरूर अंबर दल के नाम पर काफी सवाल उठने लगेंगे। इसके अलावा दल की लीडर भी फिलहाल वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए सबसे बड़े बुजुर्ग होने के नाते उसे कोई ना कोई तरीका तो सोचना ही था अपने दल की इज्जत बचाने का। यही सब सोचते हुए ओलाफ के दिल में एक सवाल उठने लगा, लेकिन अगर हम लोगों ने इतने सारे ताकतवर दलों के लीडर्स के सामने कोई अच्छा बहाना नहीं ढूंढा इस लड़के को सबक सिखाने का, तो ना जाने हम अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे। और अगर हम इस लड़के के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं फिर तो हमारे अंबर दल के योद्धाओं में और डाकुओं में कोई फर्क नहीं बचेगा। वहीं ओलाफ इस बारे में सोचकर अपनी नजरें घुमा ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर पास ही बैठे बुखरात पर पड़ी। बुखरात फिलहाल ऐसा दिख रहा था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। वो इस वक्त लगातार ध्रुव को देखे जा रहा था, और उसके चेहरे की हैरानी को देखकर पहले से नाराज दिख रहे ओलाफ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने अपनी धीमी आवाज में बुखरात से कहा, अरे बुखरात, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अपनी इज्जत का ख्याल तो करो। किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो हमारे दल की इज्जत पर एक और धब्बा लग जाएगा। वहीं ओलाफ की बात सुनते ही बुखरात अचानक से कांपने लगा, और फिर उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसके बाद थोड़ी हिम्मत करके बुखरात ने अपना सर घुमाकर अपनी कांपती हुई उंगली से ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा, बुजुर्ग ओलाफ, ये लड़का वही रहस्यमयी लड़का है जिसने मिशाक को मारा था। और बुखरात से निकली वो बात सभी बुजुर्गों के लिए किसी धमाके की तरह थी। इसी वजह से सभी बुजुर्गों के मुंह एक बार फिर से हैरानी से भर गए, जिसके साथ वो सभी ध्रुव की तरफ देखने लगे। दूसरी ओर ध्रुव इस वक्त लारा के चेहरे की मायूसी को देख रहा था, जिसके साथ ही ध्रुव की आंखों में बहुत थकान भी दिखाई देने लगी। जाहिर सी बात है कि इस 3 साल की शर्त को पूरा करने के लिए उसे अपने दल से कितना दूर होना पड़ा था, और उस लड़की से भी जिसकी उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी। लेकिन अब जो आखिरकार वो शर्म खत्म हो गई थी तो उसके दिल और दिमाग से जैसे कोई बहुत ही भारी बोझ खत्म हो गया था। फिर आंखों में छलकते आंसुओं के साथ ध्रुव ने रुहासी आवाज में कहा, आखिरकार वो शर्त पूरी हो गई। तभी अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि लारा के पास से एक कागज का टुकड़ा उड़कर ध्रुव के पास आ गया। फिर ध्रुव ने जैसे ही वो कागज पकड़कर उसे पढ़ना शुरू किया तो अचानक से उसका पूरा शरीर एक पल के लिए जम गया। ध्रुव ने देखा कि उस कागज पर कुछ छेद हो रखे थे, और उसे ध्रुव अच्छी तरह पहचान गया था। ये वही कागज था जिस पर ध्रुव ने 3 साल पहले लारा को डिवोर्स दिया था। फिर ध्रुव उस कागज को कुछ देर तक तो घूरता रहा, जिसके बाद उसने लारा की तरफ नजर घुमाई जो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर ध्रुव ने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका और वो लारा के पास पहुंच गया। और उसके पास पहुंचते ही ध्रुव ने देखा कि लारा की सांसें फिलहाल बहुत धीमी हो रखी थी। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी में से जख्म ठीक करने वाली दवा बाहर निकाली, और उसे लारा के मुंह के अंदर डालते हुए उसने लारा को उठाकर पास के एक पत्थर पर टिका दिया। और फिर अगले ही कुछ पलों में अचानक से लारा खांसने लगी। वही खांसने के तुरंत बाद लारा ने अपने सीने को रगड़ना शुरू किया, क्योंकि ध्रुव का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसके साथ ही उसके मुंह से थोड़ा थोड़ा खून बाहर आने लगा, लेकिन पहले के मुकाबले लारा की हालत काफी बेहतर दिख रही थी। तभी लारा ने धीरे से अपना सिर उठाकर ध्रुव की तरफ देखा, और तभी उसे वो सफेद रंग का कागज भी दिखाई दिया। फिर उस कागज को देखकर लारा के चेहरे का रंग अचानक से बदलने लगा, और कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने हिम्मत करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम मुकाबला जीत गए, और जैसा कि हमारी शर्त थी, मुकाबला हारने पर मुझे तुम्हारा गुलाम बनना ही पड़ेगा। लेकिन अंबर दल की इज्जत का ख्याल रखते हुए मुझे माफ करना कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मगर मैं जानती हूँ कि मेरे गुरूर और मेरे फैसलों की वजह से तुम्हें काफी ठेस पहुंची है, इसलिए मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका दो। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने शौर्य दल आकर जिस तरह से रिश्ता तोड़ा वो बहुत गलत था। इसलिए जब भी तुम वापस मैसेडोरिया लौटोगे तो अरेंद्र अंकल को कहना कि मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा थी। इतने में ध्रुव ने अचानक से लारा को बीच में ही टोकते हुए कहा, शर्मिंदा थी मतलब? और ध्रुव का सवाल सुनते ही लारा ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने तुरंत एक तलवार बाहर निकालते हुए उस तलवार से अपने गले पर एक जानलेवा वार किया। वहीं लारा की इस हरकत को देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खौफ में आ गए। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये मुकाबला हारने पर लारा खुद खुशी करने लगेगी।
और तो और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो लारा को ऐसा करने से रोकना चाह रहे थे, लेकिन लारा उनसे काफी दूरी थी। लेकिन लारा से उनकी दूरी काफी ज्यादा थी। यही वजह थी कि लारा की वो तेज धार वाली तलवार उसके गले के बिल्कुल नजदीक आ गई और उसकी जान लेने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक आवाज हुई और सभी ने देखा कि जैसे ही लारा की तलवार उसके गले को काटने ही वाली थी कि तभी अचानक ध्रुव का हाथ बीच में आ गया और उसने तलवार को तुरंत रोक दिया। लेकिन वो तलवार लारा के गले के इतने करीब आ गई थी कि उसके गले पर एक खरोच पड़ गई, जिसमें से थोड़ा सा खून निकलने लगा, मगर किस्मत से खरोच जानलेवा नहीं थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव के हाथ पर तलवार रोकने से एक बहुत गहरा जख्म हो गया था, जिसमें से ढेर सारा खून निकलने लगा। वहीं उस खून को बहते देख लारा ने आंखों में हैरानी के साथ ध्रुव की तरफ देखा। तभी ध्रुव ने लारा की तरफ नजरें घुमाते हुए उससे कहा, देखो लारा, मुझे तुम्हें अपना गुलाम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम्हें अंबर दल की इज्जत रखने के लिए ऐसी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो ध्रुव लारा से मुकाबला जीत गया था, लेकिन इसके बावजूद वो जानता था कि लारा दल की अगली लीडर बनने वाली थी। इसलिए अगर गलती से भी लारा खुदकुशी कर लेती तो शायद पूरा अंबर दल और जयान परिवार ध्रुव से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता। उसके बाद उन लोगों के बीच एक ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाती जिसे मिटाना नामुमकिन हो जाता। और ध्रुव फिलहाल किसी से कोई दुश्मनी करना नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ लारा को मुकाबले में हराकर अपने पिता और अपने दल की खोई हुई इज्जत वापस हासिल करना चाहता था। इतने में ध्रुव ने लारा के हाथ से वो तलवार छीनकर उसे मैदान में फेंकते हुए कहा, हमारे बीच की 3 साल की शर्त अब खत्म हुई। आगे से हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे के रास्ते में आएंगे। तुम्हारी आज की हार तुम्हारी 3 साल पहले के फैसले की कीमत मानी जा सकती है, जिस वजह से मेरे और मेरे दल को बहुत नुकसान हुआ। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इस तरह के कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं होती है। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ में रखे हरे कमल की दिव्य रोशनी को जलाते हुए उस कागज को जलाकर राख कर दिया, जो मैदान में चलती हवा में इधर उधर बिखर गया। ऐसा करते ही ध्रुव ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ लारा से गूंजती हुई आवाज में कहा, आज मैं एक बार फिर तुमसे वही कहता हूं जो मैंने तुमसे 3 साल पहले कहा था। लारा जयान, आगे से तुम्हारे और शौर्य दल के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बधाई हो, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। तो क्या अंबर दल के बुजुर्ग ध्रुव को अंबर पर्वत से सही सलामत वापस लौटने देंगे, या फिर ध्रुव के लिए अब एक नई परेशानी खड़ी होने वाली है? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।